तुर्की और सीरिया में हाल ही में एक बहुत खतरनाक हादसा देखने को मिला है, जिस हादसे की वजह से, जिस भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये भूकंप क्यों आया है, भूकंप क्यों आते हैं और तुर्की जो है वो भूकंप के लिहाज से इतना ज्यादा वल्नरेबल, इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों हो जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम तुर्की और सीरिया में जो दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, इस हादसे से जुड़े कुछ बुनियादी बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि भूकंप क्या है और भूकंप क्यों आते हैं। इसके अलावा भूकंप का अनुमान लगाना कितना ज्यादा संभव है, क्या हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तुर्की में भूकंप का जो पुराना इतिहास रहा है, तुर्की में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न की बात करेंगे। तो ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भौतिक, भूगोल और अर्थक्वेक यानी भूकंप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर तुर्की और सीरिया में ये जो दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, इससे जुड़े प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो हाल ही में यानी 6 फरवरी 2023 को, यानी कल ही सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास तुर्की के दक्षिण मध्य क्षेत्र में और सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमें भूकंप के बड़े झटके देखने को मिलते हैं। इन झटकों की तीव्रता को, इनकी गंभीरता को इस बात से मापा जा सकता है कि इनका जो मैग्नीट्यूड था वो तकरीबन 7.8 के आसपास था, जो कि बहुत खतरनाक और बहुत गंभीर स्तर माना जाता है। तो जाहिर तौर पर जब इतने खतरनाक और गंभीर स्तर पर हमें अर्थक्वेक, भूकंप देखने को मिलेंगे तो इसकी वजह से जानमाल का भी भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हमें तुर्की और सीरिया के मामले में भी देखने को मिला। इन तमाम भूकंप के झटकों की वजह से तुर्की में अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा आंकड़े अभी भी जारी हैं, अभी भी लोगों को खोजा जा रहा है, अभी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सीरिया की बात करें तो सीरिया में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तुर्की में ये जो भूकंप की घटना देखने को मिली है, इस घटना को तुर्की में ही साल 1939 में आए भूकंप के एक झटके से इसकी तुलना की जा रही है। साल 1939 में जो भूकंप का झटका आया था उसका मैग्नीट्यूड भी 7.5 से ज्यादा था और उस पूरे भूकंप की वजह से तकरीबन 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब यहां सबसे विशेष बात यह है कि तुर्की में जो भूकंप का झटका देखने को मिला है, ये केवल अकेला झटका नहीं था, केवल एक अर्थक्वेक नहीं आया, बल्कि एक बड़े झटके के बाद हमें 100 से ज्यादा छोटे छोटे झटके देखने को मिले। और इन छोटे छोटे झटकों का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 से 5 के आसपास था। इसके अलावा कुछ छोटे झटके, कुछ पोस्ट क्विक ऐसे भी रहे जिनका मैग्नीट्यूड 7.5 से ज्यादा था। यानी जाहिर तौर पर तुर्की में वर्तमान समय में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसी वजह से तुर्की की सरकार द्वारा, सीरिया की सरकार द्वारा कई बचाव और राहत अभियानों की शुरुआत भी की गई है। इसके अलावा दुनिया के 45 देश ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की को आर्थिक और कैपिटल स्तर पर, आर्थिक, इसके अलावा जो मानव स्तर पर सहायता दी जा सकती है, जो राहत सहायता दी जा सकती है, वो सहायता भी ऑफर की गई है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत की ओर से एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भेजा गया है, जो कि वहां पर बचाव अभियानों की शुरुआत करेगी। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम को भी भेजा गया है और तमाम अन्य जो राहत की चीजें हो सकती हैं, भारत सरकार ने वो भी तुर्की को प्रदान की हैं। यानी जाहिर तौर पर तुर्की की सहायता करने की भारत ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो ये तो बात हुई ओवरव्यू की इस पूरी घटना की। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भूकंप होता क्या है और भूकंप आता क्यों है, उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो, उसका जो सतह है, उसका जो निचला हिस्सा है वो मुख्य तौर पर 4 हिस्सों में विभाजित है। इन 4 हिस्सों में सबसे पहले नंबर पर आता है क्रस्ट, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मेंटल के बाद बारी आती है आउटर कोर की और इसके बाद बारी आती है इनर कोर की। तो इन 4 हिस्सों से मिलकर हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह बनती है। लेकिन पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी परत है, उसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है क्रस्ट
और क्रस्ट के बाद बारी आती है बाहरी मेंटर की। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी वजह से, इनको जोड़ने की वजह से हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका निर्माण होता है। उस परत को हम पृथ्वी की स्किन के तौर पर देख सकते हैं, हमारी त्वचा के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन यहां सबसे विशेष बात यह है कि ये जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है ये केवल एक पीस में मौजूद नहीं है, केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जो है वो बहुत सारे हिस्सों में विभाजित है। और इन्हीं हिस्सों को हम विज्ञान की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है उन्हें टेक्टोनिक बाउंड्री कहा जाता है। इसके अलावा दो प्लेट्स के बीच जो विभाजन की जगह होती है, जो बांटने वाली जगह होती है, उस जगह के बिंदु को हम फॉल्ट कहते हैं। विभाजन जोन को फॉल्ट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये दो प्लेट्स हैं जो इस स्थिति पर विभाजित होती हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे फॉल्ट कहा जाएगा। और अधिकांश जो भूकंप हैं वो इसी फॉल्ट जोन में पैदा होते हैं, इसी फ्रैक्चर जोन में, इसी विभाजन जोन में पैदा होते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हमेशा मूवमेंट होता रहता है, वो आगे पीछे जाती हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से जो इन प्लेट्स में हमें टकराव देखने को मिलता है, और इस टकराव की वजह से ऊर्जा पैदा होती है, और ये ऊर्जा जो है वो आगे चलकर भूकंप को जन्म देती है। तो ये तो बात हुई भूकंप की, लेकिन ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है इस पर थोड़ा और बात करते हैं, इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, उनके जो किनारे होते हैं, जो उनकी एज होता है वो बहुत ज्यादा रफ होता है, बहुत कठोर होता है। तो ऐसे में जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में गति करती हैं, उनमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है, तो गति होने पर उनका जो फॉल्ट है वो आपस में फंस जाते हैं, वो आपस में लॉक हो जाते हैं। जबकि जो दूसरा हिस्सा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो दूसरा हिस्सा है जो लॉक नहीं है, वो दूसरा हिस्सा लगातार गति करता रहता है। तो ऐसे में जिस हिस्से पर, यानी फॉल्ट पर, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन वहां पर एनर्जी पैदा हो रही है, तो ऐसे में ये जो एनर्जी है वो उस फॉल्ट पर एकत्र होने लगती है, वहां पर स्टोर होने लगती है। और जब ये एनर्जी एक लेवल को पार कर जाती है, जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, तो ये एनर्जी एक साथ निकलती है, एक साथ बाहर निकलती है। और ये एनर्जी जो है सेस्मिक वेव्स के रूप में बाहर निकलती है, यानी सेस्मिक तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, और आगे चलकर ये प्रसारित होती है और पृथ्वी में कंपन को पैदा करती है। और इसी कंपन को, पृथ्वी की इसी कंपन को हम अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। तो ये तो बात हुई भूकंप की, भूकंप किस तरह से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम भूकंप का प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, हम भूकंप का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाते। उसको जानने की कोशिश करें कि क्या हम भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर आप थियोरेटिकल जवाब खोजने जाएंगे, सैद्धांतिक तौर पर कहें तो हाँ, हम भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें, प्रैक्टिकल तौर पर देखें, तो हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले सैद्धांतिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम भूकंप का पूर्वानुमान किस तरह से लगा सकते हैं। तो भूकंप जो है, जिस जगह से भूकंप पैदा होता है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस जगह को हाइपोसेंटर कहा जाता है। और जिस जगह पर भूकंप सबसे पहले सतह को टच करता है उस जगह को एपिसेंटर कहा जाता है। तो जहां से भूकंप पैदा होता है और जहां भूकंप सबसे पहले पृथ्वी को टच करता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को टच करता है, इन दोनों के बीच बहुत अंतर होता है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं उनको पहुंचने में भी बहुत समय लगता है। इसके अलावा भूकंप की जो तरंगे हैं उनकी जो गति है, उनकी गति प्रकाश की गति से बहुत ज्यादा कम होती है। ये जो भूकंप की तरंगे हैं ये तकरीबन 5 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती हैं, जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। तो जाहिर तौर पर इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर मौजूद है। इसी अंतर का फायदा उठाते हुए हम भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहां सबसे विशेष बात यह है कि ये जो अंतर होता है, ये जो टाइम डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत सेकंड्स में होता है, नैनो सेकंड्स में होता है। और इसी कमी की वजह से सूचना का प्रसारण बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मान लीजिए आपको केवल 1 सेकंड पहले भूकंप आने का पता लग भी जाता है, तो आप हजारों लोगों तक उस सूचना को कैसे पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मेथड है ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 सेकंड में सूचना को हजारों लोगों तक पहुंचाना
और घरों को खाली कराना लगभग असंभव के समान है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि अब तक भूकंप के प्रेडिक्शन के लिए, भूकंप के पूर्वानुमान के लिए दुनिया में किसी भी देश के पास कोई स्पष्ट तकनीक मौजूद नहीं है। तो ये हमने उसके प्रेडिक्शन की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुर्की में आखिर भूकंप का इतिहास क्या रहा है और तुर्की में इतने ज्यादा भूकंप क्यों देखने को मिलते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि जो तुर्की है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकेले साल 2020 में तुर्की में 33,000 से ज्यादा भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय झटके देखने को मिले थे। और इनमें से अधिकांश झटकों का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 से 5 के आसपास था। यानी जाहिर तौर पर ये जो भूकंप के झटके थे ये बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर आए थे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर इतने झटके तुर्की में देखने को क्यों मिलते हैं। तो तुर्की में इतने ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि तुर्की की जो जटिल भौगोलिक संरचना है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो तुर्की को भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। इसको बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें तो जो तुर्की है उसका अधिकांश हिस्सा मुख्य तौर पर अनातोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक यानी टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है। इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो इस वाली टेक्टोनिक ब्लॉक पर मौजूद है, टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा जो तुर्की है वो तीन तरफ से 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। इसमें पहली है अफ्रीकन प्लेट, दूसरी अरेबियन और तीसरी है यूरेशियन प्लेट। तो ऐसे में जब इन 3 प्लेटों की तरफ से इस अनातोलियन प्लेट पर दबाव पड़ता है, इसमें मूवमेंट होता है, तो तुर्की में बहुत ज्यादा भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब इस पूरे विषय को एक बार मैप पर देखने की कोशिश करें तो मैप पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो तुर्की है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी मौजूद है। इसके अलावा हमने बात की थी कि तुर्की का जो अधिकांश हिस्सा है वो एनाटोलियन प्लेट पर मौजूद है। तो ये हुई वो वाली प्लेट जो इस तरफ को मूवमेंट कर रही है, जो यूरोप की तरफ मूवमेंट कर रही है। इसके अलावा एक प्लेट है अफ्रीकन प्लेट जो कि ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और दूसरी प्लेट है अरेबियन प्लेट जो कि ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और तीसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट जो कि बहुत बड़ी प्लेट मानी जाती है। तो ऐसे में जब इन 3 प्लेटों की वजह से तुर्की पर दबाव बनाया जाता है, इन 3 प्लेटों का जो मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट की वजह से हमें तुर्की में बहुत सारे भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। और जो हालिया भूकंप का झटका आया है वो भी इसी स्ट्रक्चर की वजह से देखने को मिला है, इसी कॉम्प्लेक्स जो संरचना है उसी की वजह से देखने को मिला है। जो हालिया घटना देखने को मिली है वो मुख्य तौर पर जो अरेबियन प्लेट है, जो अफ्रीकन प्लेट है और जो एनातोलियन प्लेट है, इन 3 प्लेट्स के बीच टकराव की वजह से देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर ये जो तुर्की की जो ज्योग्राफी है वो इसे भूकंपों के लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। तो ये तो बात हुई इसकी पूरी ज्योग्राफी की। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि वह बिंदु जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है या जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, ऑप्शन बी हाइपोसेंटर, ऑप्शन सी परिधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।